नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचिंग पाठशाला में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की सिलेबस रिलीज हो चुकी है, जिसमें टीजीटी में 2 राइटर्स और इंक्लूड किए गए हैं, जॉन कीट्स और जॉर्ज ऑरवेल। तो अभी तक हम सिर्फ 4 राइटर ही पढ़ते आ रहे थे, अब हम इन 2 राइटर्स के भी वर्क्स पढ़ेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जॉन कीट्स की बहुत ही फेमस ओड ऑन अ क्रेशन अर्न। तो इस ओड के हर एक पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जॉन कीट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 को हुआ था और उनकी मृत्यु 23 फरवरी 1821 को हुई। वे सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स के इम्पॉर्टेंट पोइट्स में से एक थे। उनके साथ इस जनरेशन में लॉर्ड बैरन और पीबी शेली को भी रखा जाता है। कीट्स का पोएटिक कैरियर बहुत छोटा था। उनकी पोएम्स को पब्लिश हुए केवल लगभग 4 साल ही हुए थे, जब 25 की एज में ट्यूबरकुलोसिस के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनके लाइफ टाइम में उनकी पोइट्री को क्रिटिक्स और रीडर से बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, यानी उन्हें अपने जीवन काल में वह रिकॉग्निशन नहीं मिली जिसकी वे डिजर्विंग थे। लेकिन उनकी डेथ के बाद उनकी फेम बहुत तेज़ी से बढ़ी। धीरे धीरे कीट्स को इंग्लिश लिटरेचर के सबसे इंपॉर्टेंट रोमांटिक पोइट में शामिल किया जाने लगा। 19वीं सेंचुरी के अंत तक वे इंग्लिश लिटरेचर के एस्टैब्लिश कैनन का हिस्सा बन चुके थे। उनकी पोइट्री ने प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के कई राइटर्स और आर्टिस्ट को भी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस किया। उनकी फेमस पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल को 1888 में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने वन ऑफ द फाइनल मास्टरपीसेस कहा था। तो चलिए अब इस पोएम के बारे में जानते हैं। यह पोएम जॉन कीट्स ने मई 1819 में लिखी थी और पहली बार 1819 में एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स में एनोनिमसली पब्लिश्ड हुई थी। यह कीट्स की ग्रेट ओड्स ऑफ 1819 में से एक है। इस पोएम में कीट्स एक एंशिएंट ग्रीक अर्न को देखकर उस पर बने हुए सीन्स के बारे में सोचते हैं और फिर आर्ट, ब्यूटी, ट्रुथ और ह्यूमन लाइफ के बारे में फिलोसफिकल विचार रखते हैं। 1819 कीट्स के पोएटिक करियर का बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था। इस साल उन्होंने कई फेमस ओड्स लिखी थी, जैसे ओड ऑन अ इंडोलेंस, ओड ऑन मेलंकली, ओड टू अ नाइटिंगेल एट्सेट्रा। इन पोएम्स में कीट्स ने ट्रेडिशनल ओड फॉर्म को अपने तरीके से डेवलप किया, इसलिए 1819 को कीट्स के सबसे प्रोडक्टिव पोएटिक ईयर्स में से माना जाता है। अब देखते हैं इंस्पिरेशन बिहाइंड द पोएम। इस पोएम के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट इंस्पिरेशन था क्लासिकल ग्रीक आर्ट। कीट्स ग्रीक आर्ट की ब्यूटी और आइडियलिज्म से बहुत इन्फ्लुएंस थे। उन पर इंग्लिश आर्टिस्ट और राइटर बेंजामिन हेडॉन के राइटिंग का भी इन्फ्लुएंस था। इसके अलावा कीट्स ने एल्गिन मार्बल्स को भी देखा था, जिनमें एंशिएंट ग्रीक स्कल्पचर दिखाई देती है। इसलिए ग्रीक आर्ट में जो ब्यूटी, हार्मनी, आइडियलिज्म और परमानेंस उन्हें दिखाई दिया, वही इस पोएम की सेंट्रल आइडियाज़ बन गए। द ग्रीक अर्न। पूरी पोएम में कीट सीधे एक एंशिएंट ग्रीक अर्न से बात करते हैं। अर्न पर अलग अलग सीन्स बने हुए हैं, जैसे लवर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, विलेजर्स और सेक्रीफिशियल सेरेमनी। किड्स इन पिक्चर्स को केवल डिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि इनके माध्यम से एक बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं, क्या आर्ट ह्यूमन लाइफ से अधिक परमानेंट हो सकती है? अर्न पर बने लोग हजारों साल बाद भी उसी मोमेंट में मौजूद हैं। यही आइडिया पोएम का सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। सबसे पहले पोएम की बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। ओड ऑन अ क्रेशन अर्न में 5 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में 10 लाइन्स हैं, यानी पूरी पोएम में 50 लाइन्स हैं। हर स्टैंजा की शुरुआत ए बी राइम स्कीम से होती है और इसके बाद 6 लाइन्स का सेस्टेट आता है। इस तरह कीट्स ने एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाई जिसमें रेगुलरिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी। यही आगे क्लासिकल और रोमांटिक एलिमेंट्स के बैलेंस को दिखाती है। इसकी राइम स्कीम, हर स्टैंजा की पहली 4 लाइन्स ए बी है। इसके बाद आती है 6 लाइन्स की सेस्टेट, जिसका पैटर्न है, पहले और 5वें स्टैंजा में सेस्टेट का पैटर्न है डी सी ई और दूसरे, तीसरे और चौथे स्टैंजा में सी डी ई का पैटर्न है। अब पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी टेक्निक आती है एक्फ्रेसिस। एक्फ्रेसिस का मतलब है कि किसी विजुअल आर्ट वर्क जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर या वेस को वर्ड्स के माध्यम से डिस्क्राइब करना। यहाँ कीट्स एक ग्रीक अर्न पर बनी इमेजेस को अपनी पोइट्री में डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वे केवल पिक्चर का डिस्क्रिप्शन नहीं देते। वे उस आर्ट वर्क को देखकर ब्यूटी, आर्ट, टाइम और इटर्निटी के बारे में सोचते हैं। कीट्स की एक्फ्रेसिस का कनेक्शन एंशिएंट ग्रीक पोएट थियोक्रेटस से भी है। थियोक्रेटस की आइडियल में एक कप पर बने आर्ट वर्क का डिस्क्रिप्शन मिलता है। वहाँ आर्ट वर्क में दिखाई देने वाली मूवमेंट और कैरेक्टर्स के मोटिव्स पर ज़्यादा अटेंशन है, लेकिन कीट्स का अप्रोच थोड़ा अलग है। कीट्स बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ये लोग कौन हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, एट्सेट्रा।
अब इसके मीटर को देखते हैं। पोएम का बेसिक मीटर आयम्बिक पेंटामीटर है, लेकिन किड्स केवल बिल्कुल मैकेनिकल रिदम फॉलो नहीं करते, वे कुछ जगह स्पॉन्डीज का यूज़ करते हैं। स्पॉन्डी में 2 स्ट्रेस सिलेबल्स साथ आते हैं, जिससे किसी वर्ड या आइडिया पर एक्स्ट्रा एम्फेसिस मिलता है। पूरी पोएम में 37 स्पॉन्डी भी बताए गए हैं। इससे पोएम की रिदम मोनोटोनस नहीं रहती, उसमें रेगुलरिटी के साथ वेरिएशन भी आता है। तो चलिए अब इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन देखते हैं। दाउ स्टिल अनराविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। यहाँ कीट्स अर्न को ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस कहते हैं, क्योंकि अर्न एक साइलेंट और अनटच्ड ऑब्जेक्ट है। यह वर्ड्स के द्वारा कम्युनिकेट नहीं करती, बल्कि अपने ऊपर बनी हुई पिक्चर्स और ब्यूटी के माध्यम से अपनी स्टोरी बताती है। इसे फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम इसलिए कहा गया है क्योंकि यह स्टोन से बनी हुई है और इसके क्रिएटर ने अपनी बात वर्ड्स में नहीं बल्कि आर्ट के माध्यम से एक्सप्रेस की है। स्टोन होने के कारण इस पर टाइम का इफ़ेक्ट बहुत स्लो होता है। इंसान बूढ़ा होकर मर जाता है, लेकिन अर्न सेंचुरीज बाद भी लगभग वैसी ही रहती हैं। इसी परमानेंस के कारण किड्स इसे इटर्नल पीस ऑफ आर्टवर्क की तरह देखते हैं। यह अपने क्रिएशन के समय से बहुत आगे तक सर्वाइव करती है और आने वाली जनरेशन्स को भी एंशिएंट ग्रीक लाइफ की स्टोरी सुनाती रहती हैं। सिल्वन हिस्टोरियन हु कान thus एक्सप्रेस अ फ्लॉरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम। किड्स क्रिएशन अर्न को एक सिल्वन हिस्टोरियन कहते हैं। यहाँ सिल्वन का मतलब है फॉरेस्ट या नेचुरल वर्ल्ड से रिलेटेड, क्योंकि अर्न पर जो पिक्चर्स बनी हैं उनमें नेचर, गॉड्स, पीपल और ब्यूटीफुल सीन्स दिखाई देते हैं। हिस्टोरियन का मतलब है हिस्ट्री या स्टोरी बताने वाला। किड्स कह रहे हैं कि यह अर्न बिना एक भी शब्द बोले अपने ऊपर बने पिक्चर्स के माध्यम से एक सुंदर स्टोरी बता रहा है। अर्न पर बनी इमेजेस इतनी ब्यूटीफुल हैं कि वे किसी रिटन पोएम या राइम से भी ज़्यादा स्वीटली और इफ़ेक्टिवली उस स्टोरी को एक्सप्रेस करती हैं। किड्स पूछते हैं कि ओ अर्न, तुम एक साइलेंट स्टोरी टेलर हो, तुम अपने ऊपर बने पिक्चर्स के द्वारा एक सुंदर कहानी इतनी खूबसूरती से बता रहे हो कि हमारी रिटन पोइट्री भी तुम्हारे सामने कम लगती है। नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं। व्हाट लीव फ्रिंज्ड लीजेंड हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप ऑफ डिटीज और मॉडल्स और ऑफ बोथ। किड्स अब अर्न पर बने हुए पिक्चर्स को देखकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वह पूछते हैं, तुम्हारे ऊपर कौन सी पुरानी और सुंदर कहानी यानी लीजेंड दिखाई गई है? क्या इसमें गॉड्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं या दोनों हैं? यानी अर्न पर कई फिगर्स और सीन्स बने हुए हैं। किड्स उन्हें देखकर सोचते हैं कि आखिर इन पिक्चर्स के पीछे कौन सी माइथोलॉजिकल स्टोरी है। वह यह भी समझ नहीं पा रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स अर्न पर बने हैं वे गॉड्स हैं या ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स, या फिर गॉड्स और ह्यूमंस दोनों हैं। यहाँ किड्स की क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन दिखाई देती है। इन टेम्प और द डेल्स ऑफ आर्केडी, व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, व्हाट मेडन्स लोथ। किड्स पूछते हैं कि अर्न पर जो सीन बना है वह टेम्प की ब्यूटी वैली का है या आर्केडी की वैली का है। दोनों एंशिएंट ग्रीस के आइडियल और ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेसेस माने जाते थे और ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़े हुए हैं। व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, व्हाट मेडन्स लोथ। फिर किड्स पूछते हैं कि ये कौन है? क्या ये ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स हैं या गॉड्स हैं? और ये कौन सी मेडन्स हैं जो किसी काम के लिए अनविलिंग या रिलेक्टेंट दिखाई दे रही हैं? व्हाट मैड परस्यूट, व्हाट स्ट्रगल टू स्केप। अब किड्स सीन को देखकर पूछते हैं कि यह कैसी इंटेंस परस्यूट चल रही है, कौन किसका पीछा कर रहा है और कौन उससे बचने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। यानी अर्न पर शायद एक मैन किसी मेडन का पीछा कर रहा है और मेडन उससे बचने की कोशिश कर रही है। व्हाट पाइप्स एंड टिम्बर्स, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी। फिर किड्स वहाँ दिखाई देने वाले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछते हैं। पाइप्स और टिम्बर्स म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वहाँ कोई फेस्टिवल, सेलिब्रेशन या रिलीजियस सेरेमनी हो रही है। वाइल्ड एक्सटेसी का मतलब है बहुत इंटेंस जॉय और एक्साइटमेंट और आनंद। किड्स अर्न पर बने सीन को देखकर लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब यह स्टैंजा सेकंड है। यह स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ किड्स आर्ट की परमानेंस और रियल लाइफ की टेम्पररी नेचर को कंपेयर करते हैं। अब इसके लाइंस को देखते हैं। हर्ड मेलोडियस आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है ये लाइन। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। किड्स कहते हैं कि जो म्यूज़िक
हम सुन सकते हैं वह ब्यूटीफुल होता है, लेकिन अर्न पर बने हुए जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका म्यूज़िक हम वास्तव में सुन नहीं सकते। फिर भी पोएट को लगता है कि अनहर्ड म्यूज़िक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि उसे हमारी इमेजिनेशन अपने तरीके से सुनती है। इसलिए कीट्स उन इमेजिनरी पाइप से कहते हैं बजते रहो। यहाँ इमेजिनेशन को रियल फिजिकल एक्सपीरियंस से सुपीरियर बताया गया है। Not to the sensual ear, but more endeared pipe to the spirit deities of no tone. ये पाइप्स हमारे फिजिकल ईयर्स के लिए नहीं बज रहे हैं, इनका म्यूज़िक केवल स्पिरिट और इमेजिनेशन के लिए है। डिटीज़ ऑफ नो टोन का मतलब है ऐसे सॉन्ग्स जिनकी कोई एक्चुअल साउंड नहीं है, लेकिन हम उन्हें अपनी इमेजिनेशन में महसूस कर सकते हैं। यानी आर्ट का म्यूज़िक फिजिकली सुनाई नहीं देता, लेकिन इमोशनली और स्पिरिचुअली महसूस किया जा सकता है। Fair youth beneath the trees, thou canst not leave thy song, nor ever can those trees be bare. अब किड्स अर्न पर बने एक यंग म्यूजिशियन को देखते हैं। वह युवक हमेशा पेड़ों के नीचे रहेगा और हमेशा अपना सॉन्ग बजाता रहेगा। वह कभी अपना म्यूज़िक समाप्त नहीं कर सकता और वे ट्रीज़ भी कभी सूखेंगे या खाली नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अर्न पर बना हुआ यह सीन टाइम में परमानेंटली फ्रोजन है। यानी रियल लाइफ में यूथ खत्म होता है, ट्रीज बदलते हैं और म्यूजिक रुक जाता है, लेकिन आर्ट में यह मोमेंट हमेशा के लिए प्रिजर्व्ड है। बोल्ड लवर नेवर नेवर कांट दाउ किस दाउ विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव। अब कीट्स एक यंग लवर को देखते हैं जो अपनी बिलव्ड को किस करने के लिए बिल्कुल करीब है, लेकिन वह उसे कभी किस नहीं कर पाएगा क्योंकि वह पिक्चर में हमेशा उसी मोमेंट पर फ्रोजन रहेगा। किड्स उसे कहते हैं तुम दुखी मत हो, क्योंकि भले ही वह किस नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी बिलव्ड की ब्यूटी कभी खत्म भी नहीं होगी। शी कैन नॉट फेड दाउ दाउ हास्ट नॉट डाई प्लेस फॉर एवर विल दाउ लव एंड शी बी फेयर। रियल लाइफ में ब्यूटी धीरे धीरे फेड हो जाती है, लोग बूढ़े होते हैं और फिजिकल ब्यूटी खत्म हो जाती है, लेकिन अर्न पर बनी यह मेडन हमेशा यंग और ब्यूटीफुल रहेगी। इसलिए लवर को उसका फिजिकल किस कभी नहीं मिलेगा, लेकिन वह फॉरएवर लव करेगा और उसकी बिलव्ड फॉरएवर ब्यूटीफुल रहेगी। अब आते हैं स्टैंजा 3 की तरफ। इसमें किड्स अर्न पर दिखाई गई इटर्नल हैप्पीनेस की तुलना रियल ह्यूमन लाइफ की टेम्पररी हैप्पीनेस से करते हैं। आ हैप्पी हैप्पी बॉक्स दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एडियो। किड्स पेड़ों की ब्रांचेस को देखकर कहते हैं ओह कितनी फॉर्चुनेट है ये ब्रांचेस, क्योंकि अर्न पर बने हुए पेड़ कभी अपने लीव्स नहीं खोएंगे और उनके लिए स्प्रिंग कभी समाप्त नहीं होगी। रियल लाइफ में स्प्रिंग आती है और चली जाती है, पत्तियां भी गिर जाते हैं और नेचर बदल जाता है, लेकिन अर्न पर बना हुआ स्प्रिंग का सीन हमेशा वैसा ही रहेगा। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियरिड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू। अब किड्स उस म्यूजिशियन को देखते हैं जो अर्न पर म्यूज़िक बजा रहा है। वह म्यूजिशियन कभी टायर्ड नहीं होगा, वह हमेशा म्यूज़िक बजाता रहेगा और उसका सॉन्ग हमेशा न्यू और फ्रेश लगेगा। रियल लाइफ में कोई म्यूजिशियन लगातार नहीं बजा सकता, वह टायर्ड हो जाएगा, लेकिन आर्ट में वह हमेशा यंग और एनर्जेटिक रहेगा। मोर हैप्पी लव मोर हैप्पी हैप्पी लव फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एन्जॉयड। अब किड्स कहते हैं कि लव तो इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा हैप्पी है। अर्न पर दिखाई गई लव हमेशा वार्म, फ्रेश और एन्जॉयबल रहेगी। लवर्स का प्रेम कभी पुराना नहीं होगा। यहाँ किड्स को लगता है कि आर्ट में प्रिजर्व लव रियल लाइफ के लव से ज़्यादा परमानेंट है। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग। यहाँ लवर्स हमेशा यंग और पैशनेट रहेंगे। पेंटिंग यहाँ इंटेंस एक्साइटमेंट और पैशन को दिखाता है। रियल लाइफ में पैशन समय के साथ कम हो सकता है और यूथ खत्म हो जाता है, लेकिन अर्न पर बने लवर्स हमेशा उस यंग और पैशनेट मोमेंट में रहेंगे। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फार अबव दैट लीव्स अ हार्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लॉयड। यहाँ किड्स एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रास्ट देते हैं। रियल ह्यूमन पैशन बहुत इंटेंस होता है, लेकिन उसके बाद अक्सर सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट और डिससेटिस्फैक्शन आती है। क्लॉयड का मीनिंग है किसी चीज़ की अधिकता से ऊब या असंतुष्ट हो जाना। यानी रियल लाइफ में लव और पैशन का आनंद हमेशा नहीं रहता, कभी कभी वह पैशन बाद में सैडनेस और डिससेटिस्फैक्शन पैदा करता है। अ बर्निंग फॉरहेड एंड पार्चिंग टंग। यहाँ किड्स रियल ह्यूमन पैशन के फिजिकल इफेक्ट्स दिखाते हैं। बहुत इंटेंस इमोशन और डिज़ायर के कारण व्यक्ति का फोरहेड गर्म हो जाता है और टंग सूख जाती है। यहाँ इंटेंस डिज़ायर, एक्साइटमेंट और इमोशनल सफरिंग का फिजिकल एक्सप्रेशन है। अब स्टैंजा 4 देखते हैं। यहाँ किड्स अर्न पर बने एक रिलीजियस सेक्रीफाइस के सीन को देखकर क्वेश्चन पूछते हैं।
इस स्टैंजा में मिस्ट्री, रिलीजन और परमानेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन देखते हैं। हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस टू व्हाट ग्रीन एल्डर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट। किड्स अन पर एक रिलीजियस सेरेमनी का सीन देखते हैं। कुछ लोग किसी सेक्रीफाइस के लिए ले जा रहे हैं। पोइट एक मिस्टीरियस प्रीस्ट को देखते हैं और पूछते हैं ये लोग कौन हैं, ये किस ग्रीन एल्डर पर सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं। ग्रीन एल्डर शायद नेचर से घिरा हुआ कोई एल्डर है। लीडेस्ट दाउ दैट heifer lowing at the skies and all her silken flanks with garlands dressed। प्रीस्ट एक हीफर यानी यंग फीमेल काऊ को सेक्रीफाइस के लिए ले जा रहा है। वह काऊ आसमान की ओर देखकर लोइंग यानी आवाज कर रही है। उसके शरीर को ब्यूटीफुल गार्लैंड से सजाया गया है। व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटाडल। अब किड्स एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ये लोग किस छोटे टाउन से आए हैं? क्या वह टाउन किसी रिवर या सी के किनारे है या फिर किसी माउंटेन पर बना हुआ फोर्टिफाइड टाउन है? इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोक दिस पायस मॉड। किड्स सोचते हैं कि शायद इस रिलीजियस सेरेमनी में पूरे टाउन के लोग शामिल होने के लिए बाहर आ गए हैं, इसलिए वह टाउन आज सुबह खाली हो गया होगा। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी एंड नॉट अ सोल टू टेल वाई दाउ आर्ट डिसोलेट कैन एवर रिटर्न। यह स्ट्रेंजा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। किड्स इमेजिन करते हैं कि अगर अर्न पर बना यह सीन हमेशा के लिए फ्रोजन है तो उस टाउन की स्ट्रीट्स में हमेशा के लिए खाली और साइलेंट रहेगी। जो लोग सेक्रीफाइस के लिए टाउन से बाहर चले गए हैं वे अर्न की पिक्चर में कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए उस टाउन में हमेशा साइलेंस रहेगा और कोई भी यह बताने के लिए वापस नहीं आएगा कि टाउन खाली क्यों है। तो इस स्टैंजा में पोएट दिखाते हैं कि आर्ट टाइम को रोक देता है लेकिन इसके साथ लाइफ का नेचुरल मूवमेंट भी रुक जाता है। अर्न पर सब कुछ परमानेंट है लेकिन उसी परमानेंस के कारण कुछ चीज़ें कभी पूरी भी नहीं हो सकती और कभी बदल भी नहीं सकती। अब स्टैंजा 5 पर आते हैं जो पूरी ओड ऑन अ क्रिएशन अर्न का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैंजा है। खासकर आखिरी लाइन ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लाइन देखते हैं। ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रेड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडेंस ओवर रॉट। यहाँ एटिक एंशियंट एथेंस या ग्रीक कल्चर से रिलेटेड है। ब्रेड का मतलब है वोवेन डिज़ाइन या पैटर्न, बहुत ही कठिन डिज़ाइन होती है। तो किड्स अब पूरे ग्रेशियन अर्न की ब्यूटी की प्रशंसा करते हैं। एटिक शेप एथेंस या एंशियंट ग्रीस की आर्टिस्टिक स्टाइल में बनी हुई शेप, अर्न पर मार्बल जैसे दिखने वाले मैन और मेडेंस के बहुत सारे ब्यूटीफुल फिगर्स बने हुए हैं। किड्स अर्न की क्लासिकल ब्यूटी और आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप से बहुत प्रभावित है। विद फॉरेस्ट ब्रांचेज एंड द ट्रॉडेन वीट, अर्न पर केवल ह्यूमन फिगर ही नहीं बल्कि फॉरेस्ट ब्रांचेस और ज़मीन पर दबे हुए प्लांट्स, ग्रास भी ब्यूटीफुली कार्व्ड है यानी डिज़ाइन है। यानी अर्न पर पूरा नेचुरल वर्ल्ड भी दिखाई देता है। दाउ साइलेंट फॉर्म डोस टीज अस आउट ऑफ थॉट एज डथ इटर्निटी कोल्ड पेस्टोरल। अब पोएट अर्न को साइलेंट फॉर्म कहते हैं क्योंकि अर्न खुद कुछ बोल नहीं सकता लेकिन उसकी पिक्चर इतनी मिस्टीरियस है कि वे हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। एज डथ इटर्निटी का मतलब है कि जिस तरह इटर्निटी को हम पूरी तरह समझ नहीं सकते उसी तरह अर्न की मिस्ट्री भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। फिर किड्स इसे कोल्ड पेस्टोरल कहते हैं। कोल्ड यहाँ इसलिए कि अर्न पर सब कुछ ब्यूटीफुल होते हुए भी अलाइव नहीं है। ये स्टोन मार्बल में परमानेंटली फ्रोजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स है यानी ब्यूटीफुल बट लाइफलेस। व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट thou shalt remain in midst of other woe that hours a friend to man। किड्स अब अर्न की परमानेंस की बात करते हैं। एक दिन आज की पूरी जनरेशन ओल्ड हो जाएगी और मर जाएगी, उनकी जगह नई जनरेशन्स आएगी और वे भी समय के साथ खत्म होगी लेकिन अर्न पर बचा रहेगा। यानी ह्यूमन बींग्स टेम्प्रेरी हैं लेकिन आर्ट और ब्यूटी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए किड्स अर्न को अ फ्रेंड टू मैन कहते हैं क्योंकि आने वाली जनरेशन्स भी अर्न को देखकर ब्यूटी और लाइफ के बारे में कुछ सीख सकेगी। टू whom thou sayest beauty is truth, truth beauty, that is all ye know on earth and all ye need to know। इन लाइन्स में अर्न फ्यूचर जनरेशन से कहता हुआ दिखाई देता है। ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। इसका सिंपल मीनिंग है जो ट्रूली ब्यूटीफुल है उसमें ट्रुथ की क्वालिटी है और अल्टीमेट ट्रुथ में ब्यूटी होती है। किड्स के लिए ब्यूटी और ट्रुथ डीपली कनेक्टेड है और आगे अर्न कहता है यह वही नॉलेज है जिसे पृथ्वी पर मनुष्य के लिए जानना सबसे ज़रूरी है।
तो अगर आसान भाषा में समझें तो कीट्स कहना चाहते हैं कि ह्यूमन लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, साइंस, हिस्ट्री, फिलॉसफी, रिलीजन एट्सेट्रा, लेकिन आर्ट और ब्यूटी हमें एक ऐसी डीपर ट्रूथ का अनुभव करा सकते हैं जिसे केवल वर्ड्स से पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पोएम। आई होप कि ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये पोएम आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।